हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि एक और नई वैकेंसी वन दरोगा भर्ती आने वाली है और वन दरोगा भर्ती के लिए यूपी पेट का पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जो बच्चे यूपी पेट में अच्छे नंबर्स लाएंगे उन्हीं बच्चों को वन दरोगा भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट एक के बाद एक वैकेंसी को रेगुलर वे में ला रही है। अगर आप मेहनत करते गए तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि यही समय है कुछ कर दिखाने का। आप मेहनत करो, जॉब मिलेगी। हाँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कल आपकी क्लास नहीं आई थी। बेटा, हम लोग कल क्लास नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम थी इसकी वजह से। लेकिन क्लासेस मैंने बोला 10 का डोज बंद नहीं होगा। ये डोज आपका भविष्य बदलेगा। ऐसे डोज को बिल्कुल कभी बंद नहीं करना है, हमें खुद नहीं बंद करना है, क्योंकि ये डोज आपके जीवन को बदल सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इस डोज में बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन होता है। जो 2022 के पेपर के प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो प्रश्न जो हम पेपर में नहीं लगा पाते हैं, किसी कारणवश उन क्वेश्चनों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन हम लोग पर डे डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो हम सीडीएस, एनडीए, लोअर पीसीएस और पीसीएस जैसे पेपर के प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं। तो 10 के डोज में सीडीएस, एनडीए, लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस, सीसैट जो भी पेपर होते हैं 2022 के वे पेपर के वे प्रश्न जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि सारे के सारे पीसीएस के आए हुए प्रश्नों को मैं पढ़ा दूं या सारे के सारे लोअर पीसीएस के प्रश्नों को पढ़ा दूं। वे प्रश्न जो आपके लेवल के हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मैं पर डे आपको प्रोवाइड करता हूं। ये क्लास आपके भविष्य को बदलेंगी, ये हमारी गारंटी है। आप विश्वास रख के इन क्लास को ज्वाइन करते रहो। पर डे एक क्लास पढ़ते चलो, पर डे 10 क्वेश्चन पढ़ते चलो। आप देखना आपकी तकदीर कैसे बदलती है, आपका जीवन कैसे बदलता है, आपकी लाइफ में इतने बड़े बदलाव कैसे आते हैं, ये 10 के डोज से ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि होता नहीं है, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, शायद आपकी हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, लेकिन आपकी जो मेहनत है ज़रूर आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन जो आपकी मेहनत है ये ज़रूर आपका साथ निभाएगी। समझ गए? आपकी हाथों की लकीरें शायद आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, लेकिन जो आपकी मेहनत है ये आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप देखिएगा, ये बिल्कुल आपकी मेहनत बदल जाएगी। आप अपने हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करिए, लेकिन अपने मेहनत के ऊपर पूरा विश्वास करिए। ये आपकी मेहनत एक दिन आपके विश्वास के कारण ही ये बदल जाएगी। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो कि हम ये कर दिखाएंगे, 100% वो आपसे होगा। जिन्होंने सोच लिया कि हम नहीं कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं, जो लोग वास्तव में कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें तो अपनी मंजिल मिल जाती है। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें तो अपनी मंजिल मिल जाती है, लेकिन जो लोग वास्तव में कुछ नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कोई ना कोई बहाना अवश्य मिल जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको एक बहाना 100% मिल जाएगा। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ ऑफलाइन बैचेस में जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं वो रेगुलर वे में क्लासेस ज्वाइन करते रहते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं करना चाहते हैं वो बच्चे कोई ना कोई बहाना बता देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा है, जिन्होंने रेगुलर मेहनत की है, जिन्होंने कंटिन्यूअस वे में मेहनत की है, जिन्होंने लग के मेहनत की है, सफलता के लिए मेहनत की, उन्हें सफलता मिली है। जिन्होंने भाग के मेहनत की है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़े फिर गायब हो गए, फिर 10 महीने बाद फिर से मन के चलो पढ़ते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। 1-2 दिन की तैयारी से कभी सिलेक्शन नहीं होता, 1-2 साल की तैयारी से सिलेक्शन होता है।
एक दो दिन की मेहनत से कोई पेड़ पे नहीं चढ़ जाता कि एक ही दिन में पेड़ पे चढ़ के बैठ गए जाके। आप सालों साल प्रयास करो, आप जीने चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, एक दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो आइए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। टारगेट सिलेक्शन 2022, हमारा पूरा टारगेट है कि 2022 में आने वाली वैकेंसीज में आप पेपर को निकालें और सिलेक्शन लें। चलिए फिर बेहतरीन क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं आज के खतरनाक प्रश्नों के साथ। सबसे पहले CDS 2022 का आया हुआ प्रश्न डिस्कस करते हैं। CDS 2022 का पेपर अभी सितंबर में 2 या 3 सितंबर को आयोजित हुआ है। इसमें अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। हमने आज 2-4 प्रश्न लिए हैं, कल की क्लास में और ले लेंगे। CDS 2022, 2021, 2020 के जो बेहतरीन प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। CDS 2022 क्या कह रहा है? कह रहा है x सप्ताह और x दिनों में कितने मिनट होते हैं। कह रहा है x सप्ताह और x दिनों में कितने मिनट होते हैं। x सप्ताह और x दिनों में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। कह रहा है x सप्ताह में प्लस x दिनों में मिनटों की संख्या बताइए कि कितने मिनट होंगे ना, यही तो कहा। x सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? देखिए हमने सब कुछ लिख दिया। अगर जिनको कन्फ्यूजन है तो वो समझ लेंगे, वैसे हमें लगता है ये छोटी सी बात है, सबको समझ में आ रही होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीवन में आपके रोज बीतता है, रोज एक दिन बीतता है, रोज 24 घंटे बीतते हैं, रोज 1 घंटा बीतता है, रोज 7 सेकंड बीतते हैं। ये तो आपके जीवन का रोज का प्रोसेस है। आइए अब हमसे कहा x सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो x सप्ताह को हम 7x दिन लिख सकते हैं और प्लस में ये x दिन है, तो टोटल कितना हो गया? 8x दिन। 8x दिन हो गया। अब 8x दिन को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लें। सुनिएगा, अब 8x दिन को जब हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8x गुणे 24 घंटे हो जाएगा। अब ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। हमें बताना क्या है? मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं। अब समझिएगा, अब ये जो घंटे में है इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लें। 8x 24 घंटे को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें भैया? अब मिनट में। तो 8x गुणे 24 गुणे 60, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। और हमें मिनट में ही बताना है कि कितने मिनट होते हैं ना। चलिए अब समझिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये इतना मिनट में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई करो, 8 चौको 32 का 2 हाथ से लगेगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, x गुणे 60। 0 का 0 लगा लो, x का x लगा दो। 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 6 9 54 1 55 का 5 हाथ से लगेगा 5, 6 1 9 6 5 11, 11 520x है ऑप्शन में। ये देखिए 11 520x। बताओ भैया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में दोबारा आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ बदलाव के साथ। कैसा बदलाव होगा वो अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको पता चलेगा कि प्रश्न में कैसा बदलाव करके वो आपके पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। वैसे जो प्रश्न इसके बाद आने वाला है वो SSC CHSL के पेपर में पूछा गया है। SSC CHSL 2021 के पेपर में वो प्रश्न पूछा गया है। कुछ ऐसा ही प्रश्न है। यहाँ पे कहा था x सप्ताह और x दिनों में कितने मिनट होते हैं। x सप्ताह और x दिनों में कितने मिनट होते हैं। तो x सप्ताह को हमने लिख दिया 7x दिन, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और x दिन को x दिन ही लिखने लिया, तो टोटल 8x दिन हमने बना लिया।
अब दिन को जब घंटे में कन्वर्ट करना होता है क्या करते हैं, 24 से गुणा करते हैं। तो 8x में जब 24 से गुणा किया तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो 8x गुणे 24 गुणे 60 ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। और मिनट होते यही पूछा था कि x सप्ताह और x दिनों में कितने मिनट होते हैं। तो x सप्ताह और x दिनों में 11,520 मिनट होते हैं। बताओ भैया कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलो अगला प्रश्न लो। ये CHSL में आया है, CHSL 2021 के पेपर का प्रश्न है। देखिए कुछ वैसा ही प्रश्न है, कुछ वैसा ही प्रश्न है ना। अब आपसे कहा x सप्ताह, x दिनों, x घंटों, x मिनटों और x सेकंड में कितने सेकंड होंगे। अब आप इतना ज़्यादा कैसे कन्वर्ट करोगे, बात को समझो। अभी x सप्ताह x दिन था तो हमने योग करके बना लिया, लेकिन अब x सप्ताह x दिन x घंटों x मिनटों और x सेकंड में कितने सेकंड होंगे। मतलब x सप्ताह को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, x दिनों को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, x घंटों को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, x मिनटों को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा और x सेकंड तो है ही है। कितने सेकंड होंगे अब समझिएगा। जैसे कि x सप्ताह है, x सप्ताह को जैसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सेकंड कितने सेकंड होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आप देखो कि x सप्ताह में कितने सेकंड होंगे। तो x सप्ताह है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको आप 7x लिख दो। अब दिन को जब घंटे में कन्वर्ट करना होगा, 7x हमारे एक सप्ताह के दिन है, 7x को जब घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, 24 से गुणा करोगे। अब ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब जब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे और इसको गुणा करोगे, एक वैल्यू मिलेगी। अब x सप्ताह सेकंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी वो सेकंड में कन्वर्ट होके आएगी यहाँ पे, ठीक है। आप गुणा करके लिखते जाइएगा। अब हम x दिनों को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। x दिन है, अब एक दिन में x दिन, एक दिन की बात करा, x दिन में एक दिन में कितने, 24 घंटे, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। जब इसका गुणा करोगे इसकी सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब कौन आया, x घंटों। अब घंटों को भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। x घंटों, घंटों को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, 60 से गुणा, फिर 60 से गुणा। पहले x घंटे थे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया। अब x मिनट है, अब x मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो x गुणे 60। x मिनट है और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करते हैं। और ये x सेकंड, अब सेकंड को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x ही आएगा। ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा और सबको जोड़ लीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको सम कर दीजिएगा। यहाँ पे x ही आएगा, यहाँ पे 60x आएगा, यहाँ पे 3600x आएगा। इसको गुणा करिएगा सबको। अब लास्ट में समझिएगा, यहाँ पे सब जगह x x x है, तो लास्ट में x तो हमारा जाएगा ही जाएगा। सबको जोड़िएगा, 7 चौको 28, अप्रॉक्स आंसर ये वाला बनेगा आपका। आप चेक करिएगा, सबको गुणा करके जोड़िएगा और आंसर कमेंट करके बताइएगा कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हम देखिए आपसे उत्तर जो है सेकंड में पूछा था, कितने सेकंड होते हैं, तो आपको सप्ताह को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिन को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड तो सेकंड में है ही, उसको ऐसे लिख देंगे। मतलब हमने सारी वैल्यू को सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट किया है, उसके बाद सारी वैल्यू को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाना चाहिए। चलिए अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कल सॉल्व कराता हूँ। मुझे तो लगता है, उम्मीद है कि आप कैलकुलेशन कर लोगे और कमेंट करके बताओगे कि आंसर यही आ रहा है। बेहतरीन प्रश्न है दोनों। देखिए ये 2021 में पूछा गया और सीडीएस ने इसको 2022 में पूछा। मीन्स बेटा 2023 के पेपर में आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को भी आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये अच्छे प्रश्नों में गिने जाते हैं। आपको 22 के पेपर्स जितने भी होते हैं वो सारे पेपर मैं दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे जितने भी आने वाले
वाले पेपर हैं, हम उस बेसिस पे अच्छी तैयारी कर सकें और अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन कर सकें कि पेपर पे हमारी अच्छी पकड़ बन जाए, अच्छी मजबूती बन जाए, जिससे हम सिलेक्शन ले सकें। हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा मेन टारगेट है 2022 और 23। 2022-23 में हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके मिले। पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे, सफलता लेके रहेंगे। रीजनिंग का भी 10 का डोज स्टार्ट होगा, उसमें भी 22 के आए हुए खतरनाक प्रश्नों का कलेक्शन पढ़ाया जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो आपको आता ही आता है। जो ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं जो हमें सिलेक्शन से बाहर करा देते हैं, हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमें सिलेक्शन से बाहर कराते हैं। देखिए, जो नॉर्मल प्रश्न तो हमें आता ही आता है, वो तो मैं लगा ही ले जाऊंगा, लेकिन जैसे प्रश्न हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं वैसे प्रश्नों को कराएंगे। और जो नॉर्मल प्रश्न हैं हम हर क्लास में 4-5 डाल लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे, आप कोई मेथड भूल ना जाओ पेपर में। सारे मेथड हमें याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, देखिए CDS 2022 में एक नॉर्मल प्रश्न भी पूछा गया। कह रहा है कि ये एक बात समझिए, जब x की पावर n प्लस y की पावर n किससे विभाज्य है? जब n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, जब n एक विषम संख्या हो तो विभाज्य होता है, विभाजित होता है किससे? x प्लस वाई से। जब x की पावर n प्लस y की पावर n, n एक विषम संख्या हो तो वो विभाजित होता है किससे? x प्लस वाई से। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो x की पावर n और ये y की पावर n, ये x की पावर n और y की पावर n ही तो है। n एक विषम संख्या है तो ये किससे विभाजित होगा? x प्लस वाई से, मीन्स 41 प्लस 43 से, मीन्स 84 से। है ऑप्शन में, ये देखिए 84 आ गया आंसर। जब भी x की पावर n प्लस y की पावर n, n एक विषम संख्या हो तो हमेशा ये विभाजित होता है x प्लस वाई से। नीचे वाली दोनों वैल्यू को उठा के जोड़ देना और आंसर आ जाएगा। बताओ, एक CDS 2022 में आसान प्रश्न भी तो पूछा गया, मतलब सारे खतरनाक ही नहीं होंगे, कुछ आसान भी होंगे जो आपको सहायता करेंगे ना पेपर में, पेपर बीट कराने में। चलो आगे बढ़ाया जाए। आइए, ये खतरनाक, ये पीसीएस लोअर पीसीएस 2022 में बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्नों में इसे जरूर काउंट करिएगा। ये कैलकुलेटिव प्रश्न है, थोड़ा सा मज़ेदार भी है, थोड़ा सा हमारे दिल को छुएगा। आओ देखते हैं कैसा प्रश्न है। एक एक प्रश्न को हमें समझना है, उसकी फीलिंग को समझना है, उसके बाद प्रश्न लगाना है। क्या कह रहा है? कह रहा वर्ष 2011 में महेश के पास x पेड़ थे। महेश जो हैं एक बाग लगाते हैं और 2011 में उनके बाग में x पेड़ थे। x पेड़ रहे होंगे, कुछ पेड़ों की संख्या ले ली जाएगी। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक वर्ष उस बाग में नए पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ लगाने के कारण उस बगीचे में प्रत्येक वर्ष 10% पेड़ बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो कितना पेड़ लगाया जाता होगा? 10% पेड़ बढ़ जाते हैं। आओ, तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या में कम से कम 50% अधिक हो जाएगी? 2011 के बाद एक कोई ऐसा वर्ष होगा कि कम से कम पेड़ों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाए। अब बात समझिएगा, हमने कहा कि महेश के बगीचे में 2011 में 100 पेड़ थे। वो कह रहा कोई एक ऐसा वर्ष बताओ कि पेड़ों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाए, मतलब पेड़ लगभग में 150 हो जाए। कम से कम 50% की वृद्धि तो होनी चाहिए। मीन्स 50% के ऊपर की वृद्धि हो सकती है, लेकिन 50% के नीचे की वृद्धि वाला वर्ष नहीं बताना है। 50% के ऊपर वाला वृद्धि वाला वर्ष बता सकते हो, लेकिन नीचे वाला वर्ष नहीं बता सकते हो। हमने कहा 2011 में महेश के बगीचे में 100 पेड़ थे।
कितने वर्ष बीत गए पेड़ों की संख्या में बढ़ते हुए? एक वर्ष कोई ऐसा बताओ जब उसके बगीचे के पेड़ों की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाए, मतलब पेड़ों की संख्या 150 से ऊपर निकल जाए। हमने कहा आज 100 हैं और कुछ वर्षों बाद ये पेड़ों की संख्या 150 हो गई, तो वो वर्ष बताओ कब पेड़ों की संख्या 150 के ऊपर निकल गई। ठीक है, अब समझिएगा। एक वर्ष है 2011, फिर वर्ष 2012, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर यहीं तक 17 तक है ऑप्शन में, सुनते जाइएगा, हमने लिख लिया। ठीक है, 2011 में हमारे पास 100 पेड़ हैं और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यहाँ पे अगर 2011 से 12 में जाओगे 10% की वृद्धि, 12 से 13 में जाओगे 10% की वृद्धि, 13 से 14 में जाओगे 10% की वृद्धि, 14 से 15 में जाओगे 10% की वृद्धि, 15 से 16 में जाओगे 10% की वृद्धि, 16 से 17 में जाओगे 10% की वृद्धि। प्रत्येक वर्ष पेड़ों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें एक ऐसा वर्ष बताना है कब पेड़ों की संख्या में 50% से ज़्यादा की वृद्धि हो जाए। आज हमारे बगीचे में 100 पेड़ हैं, जब पहले वर्ष 10% की वृद्धि तो 110/100, जितनी वृद्धि होती है उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं। फिर 2013 में जब पहुँचे तो 110/100, 2014 में पहुँचे फिर 110/100, 2015 में पहुँचे 110/100, 2016 में पहुँचे 110/100, बस यहीं तक पहुँचते हैं 2016 तक। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष लगातार पेड़ों की संख्या में हम वृद्धि कराते हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अगर यहाँ से आंसर नहीं आएगा, अगर यहाँ से 50% की वृद्धि नहीं शो करेगा, तब हम लोग और 1 वर्ष बढ़ाएंगे। पहले यहाँ तक चेक करते हैं। आइए, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 11 का 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 का 3 बार गुणा करते हो तो 1331 आता है, गुणे 11 गुणे 11 बटे में 1000। फिर से 11 का गुणा करिएगा, फिर से 11 का गुणा करिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। फिर से 11, 11 का नम 11, 11 तेई 11 का नम 11 का 11, 1 हासिल जाएगा, 11 तेई 33, 1 34, 34 का 4 हासिल जाएगा 3, 11 तेई 33, 4 37 का 7 हासिल जाएगा 3, 11 का नम 11, 3 14 बटे में 100, ये आया। फिर 11 का गुणा करना, 11 का नम 11 का 11 हासिल जाएगा 1, 11 चौको 44, 1 45 का 5 हासिल जाएगा 4, 11 से 77 और 4 81 का 1 हासिल जाएगा 8, 11 चौको 44, 8 52 का 2 हासिल जाएगा 5, 11 का नम 11 5 16, बटे में कितना था 1000, 1000 से इसको डिवाइड करोगे 3 अंक पहले दशमलव, मतलब 162.15। कुछ ऐसे पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। पहले पेड़ों की संख्या कितनी थी 100, और जब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बिता देते हैं, हर साल पेड़ों की संख्या में 10% की वृद्धि आती है। उसके कारण आज हमारे पास कितने पेड़ हो गए 162.5 हो गए। कितने सालों बाद 5 सालों बाद, मतलब 2016 में जो हमारे पेड़ों की संख्या वो कितनी है 162, पॉइंट को छोड़ दो 162 है। ठीक है, 162 है हमारे पास। टोटल बात करो, आज हमारे पास पेड़ों की संख्या कितनी है 162 है। उसने कहा था कि वह वर्ष बताइए जहां पर संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि हो जाए, मतलब 100 से 150 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 150 से कम ना हो। तो वो वाला वर्ष कौन सा है 2016 वाला। 2016 में 2011 के बाद 2016 वाला जो वर्ष आएगा वहाँ पर पेड़ों की संख्या में 50% से ज़्यादा की वृद्धि होगी। ये अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा माइंडेड। ऐसे प्रश्नों को पेपर में जरूर डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, 50 बार मैं पढ़ा चुका हूं आपको। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट, समझिएगा, जिस संख्या का यूनिट डिजिट
क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 3 7 8। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। मतलब जिन नंबर का यूनिट डिजिट ये होगा वो संख्या, वो नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगी। जिन संख्या का यूनिट डिजिट 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और यही तो कहा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आंसर आ गया। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आपका आंसर आ गया। कितना आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दो और जल्दी से सब कुछ बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ाया जाए भैया। चलिए आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है 2 सहभाज्य संख्याओं, 2 को प्राइम नंबर्स, 2 को प्राइम नंबर्स, 2 सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 2 को प्राइम नंबर्स मतलब 2 सहभाज्य संख्याएं हैं। जब भी सहभाज्य संख्या का लासा पूछा जाए, क्या, जब भी सहअभाज्य संख्या का क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का मल्टीप्लाई, संख्याओं का मल्टीप्लाई ही लासा होता है। सहभाज्य संख्या का गुणा ही लासा होता है। जैसे हमने सहभाज्य संख्या लिखी 3 और 5, हमने कहा इसका लासा बताई, तो आप क्या बताओगे, 3 और 5 15। हमने सहभाज्य संख्या लिखी 7 और 11, हमने कहा इसका लासा बताइए, आप क्या बताएंगे, 11 7 77। मतलब संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, आपके पास संख्या क्या है, ए और बी, तो आंसर बनेगा ए बी। संख्याओं का गुणा ही क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लोअर पीसीएस 2022 के पेपर में आया है। आइए एक फिर से एक लाजवाब प्रश्न, इस प्रश्न की तारीफ की जाए, ये बढ़िया है। कह रहा है मान ले ए एक अभाज्य संख्या, मतलब ए एक प्राइम नंबर है। उसने कहा ए एक क्या है, प्राइम नंबर है। और फिर क्या कहा, और बी एक भाज्य संख्या है, मतलब बी एक भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है। बी ए एक प्राइम नंबर है। आज थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कह रहा मान लें, दिन भर पढ़ाने से कभी कभी थकान की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, इसीलिए हमने कल की क्लास आपकी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू ही नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ इशू अगर है, किसी के हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं। मेरा तो मानना यही है कि आपके हेल्थ से बढ़ के, हमारी हेल्थ से बढ़ के, या किसी भी व्यक्ति की हेल्थ से बढ़ के उसके जीवन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी अगर हेल्थ नहीं अच्छी है तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। आपकी हेल्थ पर, कहते नहीं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब स्वास्थ्य होगा तभी आपका धन आपके लिए है। आपका स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा तो आपका धन किसी काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, उसके बाद फिर धन तो कमाना ही कमाना है, सबको कमाना है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है, एक फीवर ऐसा आ रहा है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हैं। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिए। पढ़ाई के साथ साथ
हमें अपना और अपने घर वालों का ख्याल भी रखना है कि किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में कोई बाधाएं आएँ। समस्याओं से लड़ना हम सीखते हैं, लेकिन समस्याएं ना आए तभी बेहतर है। समस्याओं से बचे रहिए। देखिए, कुछ ध्यान रखना होता है अपने स्वास्थ्य का। सुबह जल्दी उठिए, खाइए पीजिए अच्छे से, फिर पढ़िए, फिर हर 2 घंटे पे खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते। ये नहीं रेगुलर 8 घंटे पढ़ ही रहे खाना पीना छोड़ के। खाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए, आराम से पढ़ाई हमेशा रिलैक्स से होती है, दौड़ भाग के नहीं होती, चिल्ला के नहीं होती। पढ़ाई आपकी रिलैक्स मोड में भी हो जाएगी। आप आराम से पढ़ो, कोई प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। बस हमारे माइंड पे एक टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट एक गोल सेट होना चाहिए, उस टारगेट पे हमें वर्क करना है। बस हमें अपने टारगेट, अपने एम को पाने के लिए कोशिश करना है, पाने के लिए लड़ाई करना है, पाने के लिए मेहनत करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा भगवान आपके लिए है। आप मेहनत करोगे, भगवान देख रहा है, आपको सफलता मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे, भगवान देख रहा है, सफलता नहीं मिलेगी। सब कुछ ध्यान रखते हुए काम करो, सब कुछ परफेक्ट वे में चलेगा। आइए, क्या कह रहा है? मान ले a एक अभाज्य संख्या, हमने कहा a एक प्राइम नंबर है, b एक भाज्य संख्या है, मतलब b एक कंपोजिट नंबर है। इस तरह a प्लस b 240 के बराबर है, मतलब a और b का जो योग किया जाए तो ये 240 आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा a और b का लासा, इसके अलावा जो a और b हैं इनका लासा क्या है? 4199। a और b का मान क्या है? मतलब ये संख्याएं पूछा कि a क्या होगी और b क्या होगी। सबसे पहली बात तो एक बात कहा कि a और b का योग क्या है? 240। दोनों जो संख्याएं हमसे पूछिए वो ऑप्शन में दे रखा होगा, बात को समझिएगा। हमसे कहा a और b दोनों संख्याएं बताइए और a और b का योग 240 दे रखा है, तो संख्याएं तो हमें a और b दे रखा है ना। तो देखो, जहां पे भी आप योग करोगे दोनों संख्याओं का, जहां पे भी आप दोनों संख्याओं का योग करोगे, सब जगह दोनों संख्याओं का योग 240 बन रहा होगा। बन रहा है ना। देखिए, 217 प्लस 23 240, 221 प्लस 19 240, 13 प्लस 227 240, 17 प्लस 233 240, सब जगह 240 बन रहा है। जब सब जगह 240 नहीं बनता, कहीं एक संख्या में 240 बनता, मैं तुरंत आंसर बता देता यही होगा। लेकिन जब सब जगह 240 बना तो हमें दूसरे नियम के पास चलना होगा। अब कौन सा नियम लगाएंगे? पहला नियम फेल हो गया, दूसरा नियम आइएगा। अब कहा है कि पहली क्या है? प्राइम नंबर है, और दूसरी क्या है? कंपोजिट नंबर है, और दोनों का लासा क्या होता है? 4199। अगर दोनों प्राइम नंबर होते तो संख्याओं का मल्टीप्लाई ही लासा होता है। संख्याओं का मल्टीप्लाई ही क्या होता है? लासा होता है। अगर हम इस वाले ऑप्शन को उठा लें, इस वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे a एक संख्या है, b दूसरी संख्या है। a कितनी है? 19, b कितनी है? 221। अब समझिएगा, ये वाली क्या है? प्राइम नंबर है, और ये वाली क्या है? कंपोजिट नंबर है ना। ये कंपोजिट नंबर है, ये वाली प्राइम नंबर है। ठीक, कंपोजिट नंबर है तो ये संख्या किस में फैक्टर होगी? ये है, क्या है भैया? क्या है? क्या है? 13 गुणे 17। हाँ, देखिए ये जो नंबर है ये 13 गुणे 17 है, और ये वाला नंबर 19 है। ये संख्या जो है 13 गुणे 17 लिखी हुई है, और ये संख्या क्या लिखी हुई? 19 लिखी हुई। अगर अब हम कहें कि इन संख्याओं का एलसीएम बताओ, इन संख्याओं का क्या बताओ? एलसीएम बताओ। भैया 221 जो है वो कंपोजिट नंबर है, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 17 में फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अगर इनका एलसीएम पूछेंगे तो अब ये जो तीनों नंबर लिखे हुए ये कैसे नंबर हैं? ये प्राइम नंबर है ना। 19 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई ही लासा होता है। प्राइम नंबर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं का गुणा कर दो, वही लासा होता है। तो जब इन सब का गुणा करोगे तो लासा आ जाएगा 4199, और कहा संख्याओं का लासा कितना होना चाहिए? 4199 होना चाहिए। इन संख्याओं को गुणा करने पर लासा हमारा 4199 आ जाएगा। तो हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ये वाली, क्योंकि हमने क्या किया? LHS बराबर RHS चेक कर लिया।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ए और बी का एलसीएम निकाल दिया, ए और बी का एलसीएम आ गया 4199, 4199 बराबर में 4199, LHS बराबर RHS, तो हमारे द्वारा जो आंसर किया गया बिल्कुल सही है। देख कभी कभी कोई प्रश्न आता है जिसको हमें समय ना बर्बाद करके ऑप्शन से भी करने का तरीका आना चाहिए। और संख्याएं आप फैक्टर करोगे लेकिन उनके गुणे में लास्ट में 9 नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने ये संख्या क्यों नहीं ली, ये संख्या क्यों नहीं ली, ये संख्या क्यों नहीं ली। बेटा अगर यहाँ पे 9 है तो 9 एकन्ना 9, लास्ट में यहाँ पे गुणे में 9 था तो 9 एकन्ना 9 यहीं से आएगा, और कहीं से 9 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसीलिए हमने इन सब ऑप्शन को पहले ही छोड़ दिया था। समझ गए, थोड़ा सा माइंड का यूज़ किया करो। आप एक कंप्यूटर हो, दूसरे से फाइट करके हमें आगे बढ़ना है, दूसरे को पीछे छोड़ना है। दूसरे को पीछे छोड़ना है मतलब हमें जो तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं हमें उनसे एक कदम आगे की बात सोचनी है। वो सोच रहे होंगे कुछ और, हम उनसे 2 कदम आगे सोचेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। सारे कॉन्सेप्ट हमें 10 के डोज में सीखने हैं कि पेपर को कैसे किया जाएगा, कैसे पेपर निकालने के लिए क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे, कैसे ऑप्शंस मेथड अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व ट्रिक लगाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी इसमें। आइए अब देखिए ये एक आसान प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में शांत दशमलव कौन सा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव के बाद संख्या जो है कोई कंटिन्यू वे में रिपीट ना हो। जैसे दशमलव, जैसे अब हम आपको सीधे कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे ए ऑप्शन लिया जाए, ए दिया गया 3/7, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 को 7 से, सुनते जाइएगा, तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 चौको 28, कितना बचेगा 2। दशमलव लगा 0 बढ़ाओगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6। दशमलव लगा 0 बढ़ाओगे, 7 ठी 56, कितना बचेगा 4। फिर 7 5 35, ठीक है, फिर बचेगा 5, 0, 7 7 49, मतलब फिर 1 बचेगा। मतलब जब इस संख्या को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, ये आता है। जब इस संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.428577 डैश डैश डैश। ये कंटिन्यू में बढ़ते चला जाएगा। ये कह सकते हैं कि शांत दशमलव वह संख्या होती है जो पूरा डिवाइड हो जाए और शेष न बचे। शांत दशमलव वह संख्या होती है जो पूरा डिवाइड हो जाए, उस संख्या में शेष न बचे। इस संख्या में देखिए शेष बचता जा रहा था और जो हमारा भागफल है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे अगला अगर ऑप्शन उठाते हैं ये बी वाला, बी समझिए, जैसे लिखा है 4/7, तो अगर हम 4/7 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, देखो शेष 5 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 7 49, 1 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 का नाम 7, 3 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 0 लगाओगे, 7 दूनी 14, फिर 6। देखो इसमें शेष बार बचता चला जा रहा है, हम डिवाइड करते जा रहे हो, शेष बचता चला जा रहा। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें शेष बच रहा है तो ये भी डैश 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 हो गया। मतलब इसमें भी संख्या डिवाइड होती चली जाएगी, शेष बचता जाएगा, कभी भी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अब आइए सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या लिखा है सी वाला 1/2। अब 1/2 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 पंची 10, यहाँ पे शेष कुछ बचा नहीं बचा, इसका क्या गया 0.5। तो यही शांत दशमलव है। जब हम संख्या को डिवाइड करें और संख्या पूरा डिवाइड हो जाए, उसमें शेष ना बचे, वही हमारा शांत दशमलव होता है। क्या, जब हम किसी संख्या को डिवाइड करें, संख्या पूरा डिवाइड हो जाए, उसमें शेष ना बचे, वही हमारा शांत दशमलव होता है। अब जब कहता है कि इसमें अशांत दशमलव बताओ, तो वो बताना जिस संख्या में शेष बचता रहे। अब जैसे अशांत दशमलव की बात की जाए तो अशांत दशमलव वाला ये भी है, अशांत दशमलव वाला ये भी है, अशांत दशमलव वाला ये भी है। अब जब प्रश्न देगा आपको अशांत दशमलव बोलेगा तो उसमें 4 ऑप्शन में 3 शांत दशमलव वाले रहेंगे, 1 अशांत दशमलव वाला रहेगा। तो एक अशांत दशमलव पर प्रश्न आगे बन सकता है, ठीक है।
ये वाला तो शांत दशमलव में है। शांत दशमलव का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अशांत दशमलव का कॉन्सेप्ट है संख्या में शेष बचता रहे, पूरा पूरा डिवाइड ना हो। तो ये शांत दशमलव का प्रश्न था, इसी के ऊपर अशांत दशमलव का प्रश्न बनाया जा सकता है। बताओ कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, अगर सबको समझ में आ रहा है आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए। अरे ये तो बहुत ही आसान है यार, इसको कहाँ दीदी? अरे ये तो डिलीट हो गया क्या? अच्छा डिलीट वाले बटन पे काम, चलो मुझे याद है। उसने कहा था कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है और इसका डायगोनल दिया गया है, विकर्ण दिया गया कितना? 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताना है आपको, ठीक है। वर्ग का विकर्ण दिया गया है और उसका एरिया बताना है। हमने क्वेश्चन देखते ही मतलब याद हो गया था ना। एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और उसका विकर्ण दिया गया, उसका एरिया बताना है। जब प्रश्न में विकर्ण दिया जाए और वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, मतलब एरिया पूछे, जब प्रश्न में विकर्ण दिया जाए और वर्ग के क्षेत्रफल पूछे या एरिया पूछे, तो जब एरिया पूछता है तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, विकर्ण का स्क्वायर मतलब डायगोनल की पावर 2 बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण कितना है? 10, 10 का स्क्वायर बटे में 2, तो कितना आ जाएगा? 100 बटे में 2 मतलब कितना आ जाएगा आंसर? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो क्वेश्चन चला गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है। प्रश्न हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे देख लेना। उसने कहा था एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है, विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और एरिया निकालना है, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 फार्मूला लगाइएगा। शॉर्ट सा फार्मूला है, छोटा सा, और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने बिल्कुल सिंपल वाला मेथड बता दिया। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करिएगा और एरिया निकल आएगा, ठीक। आओ बोलते चलना जल्दी जल्दी भैया सभी लोग। ये एक अच्छा प्रश्न, लाजवाब, शानदार, काबिले तारीफ। चलें बढ़ा जाए आगे। चलिए भैया सुनिएगा। कह रहा एक्स वाई और जेड ने 4480 की लागत वाला एक कार्य पूर्ण किया है। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने एक काम करके 4480 रुपये कमाए हैं, ये हम कह सकते हैं ना। एक्स वाई जेड ने एक कोई कार्य पूर्ण किया है जहाँ पे उसे 4480 रुपये मिलते हैं। हमने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने मिलके जो कार्य किया है वहाँ पे उन्होंने 4480 रुपये कमाए हैं। अब आगे सुनिएगा। एक्स ने 4 दिन काम किया। एक्स ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, सिर्फ 4 दिन एक्स ने काम किया। वाई ने 6 दिन काम किया। वाई ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। और जेड ने कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। इन्होंने एक्स जो है वो 4 दिन काम करने जाता है, फिर छुट्टी पे चला जाता है। उसके बाद वाई आता है, वाई 6 दिन काम करता है, फिर वो भी चला जाता है। फिर जेड आता है, 8 दिन काम करता है, फिर वो भी चला जाता है। इतने में काम कंप्लीट हो जाता है। मीन्स टोटल 18 दिन काम चला है और 18 दिन का इन लोगों ने पेमेंट लिया है 4480 रुपये, ठीक है। अब आप जितने दिन काम करोगे और आपकी क्षमता जितनी होगी उसी अनुपात में आपको पैसे मिलेंगे। आप मान लो रोज़, बात समझिएगा, आप मान लो रोज़ 10 ईंटें चढ़ाने के 10 रुपये मिलते हैं। आप 20 ईंटें चढ़ाए एक दिन में तो आपको कितने रुपए मिले? 20। दूसरे दिन बी आया, उसने 15 ही ईंटें चढ़ाए तो उसको 15 रुपये मिलेंगे, मतलब एक ईंटे पे 1 रुपये मिलता है। तीसरे दिन सी आता है, वो 25 ईंटें चढ़ाता है तो उसको 25 रुपये मिलेंगे। भाई जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना ज़्यादा कमाएगा, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा सबसे पहले नौकरी पाएगा। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी कि जो जितने दिन काम किया होगा और जिसकी क्षमता जितनी अच्छी होगी काम करने की, उसको उतने ही ज़्यादा रुपए मिलेंगे। आइए देखते हैं। उनका दैनिक वेतन इस अनुपात में है, मतलब हमेशा वेतन आपकी कैपेसिटी पे मिलता है।
आपकी जितना क्षमता होगा आपको उतना पैसा मिलेगा। वही है, वेतन हमेशा आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही बढ़ता है। हमारी जितना क्षमता है हम उतना पैसा कमाएंगे, तो हमारी जो कमाई है वो हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो दैनिक वेतन दिया गया ये इनकी कैपेसिटी ही दी गई है, किसकी, एक्स वाई जेड की। कैपेसिटी क्या है, 5:6:7, ये इनकी कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी तो दे दी, लेकिन इन्होंने काम कितने दिन किया, जितने जितने दिन काम किया उतने उतने दिन का तो पैसा लोगे। तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो इन्होंने 20 यूनिट काम किया, क्योंकि ये रोज 5 ईंटें चढ़ा पाते हैं। सुनिएगा, रोज ये 5 ईंटें चढ़ा पाते हैं, ये इनकी कैपेसिटी है। इन्होंने कितने दिन ईंटें चढ़ाए, 4 दिन, तो ये कितने ईंटें चढ़ाए, 20 ईंटें। तो 20 ईंटें चढ़ाएं तो 20 ईंटें का रुपया मिलेगा। ठीक है, पूरे ईंटा चढ़ाने के आपको 4480 रुपये मिले हैं। जो जितना ईंटा चढ़ाएगा उसको उतना रुपया मिलेगा। एक्स की कैपेसिटी है कि एक दिन में वो 5 ईंटें ही चढ़ा सकता है, उसने 4 दिन ईंटें चढ़ाए, तो कितने ईंटें चढ़ाए, 20। वाई एक दिन में 6 ईंटें चढ़ा सकता है, वाई ने कितने दिन चढ़ाए, 6 दिन, तो वाई को कितने दिन के ईंटे का पैसा मिलेगा, 36 ईंटे का पैसा मिलेगा। जेड एक दिन में 7 ईंटें चढ़ाता है, ये इसकी कैपेसिटी है, इसने 8 दिन चढ़ाए, तो इसने टोटल कितने ईंटें चढ़ा दिए, 56 ईंटें चढ़ा दिए। अब इस रेशियो में पैसा बटेगा, इस रेशियो में पैसा बटेगा। अब समझिएगा, किसका पैसा बताना है, एक्स को कितनी धनराशि मिली, एक्स का बताना है। जिसका बताना है उसके रेशियो से गुणा करते हैं। टोटल धन है हमारे पास 4480, जिसकी वैल्यू निकालनी होती, जिसका मान निकालना होता, उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 6 6 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 5 3 8 2 10 1 11, ये इससे कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, मतलब एक्स को कितने रुपए मिलेंगे, 800 रुपये मिलेंगे। समझ गए बात को। जिस रेशियो में आप काम करोगे, जितनी आपकी क्षमता है, जितने दिन काम करोगे उतना ही रुपया मिलेगा। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की कैपेसिटी दी थी। जो दैनिक वेतन है वो उसका जो रेशियो होता है वो उसके क्षमता का ही रेशियो होता है। दैनिक वेतन का जो रेशियो होता है वो हमारी कैपेसिटी का रेशियो होता है। मतलब हमें वेतन किस रेशियो में मिलेगा, जिस रेशियो में हम काम करेंगे। और हम काम किस रेशियो में करेंगे, जिसमें हमारी क्षमता होगी। जितना काम करने की क्षमता होगी उतना ही वेतन मिलेगा। मतलब क्षमता का जो सीधा सा संबंध है वो उसके वेतन से है। तो क्षमता का रेशियो दिया था। अब इसकी क्षमता एक दिन में 5 ईंटें चढ़ाने की, ये 4 दिन चढ़ाया तो इसको 20 ईंटें चढ़ाने का पैसा मिलेगा। ये 6 दिन ईंटें चढ़ाता है, इसको 36 ईंटें का पैसा मिलेगा। ये 8 दिन ईंटें चढ़ाता है, इसको 56 ईंटें का चढ़ाने का पैसा मिलेगा। तो इन्होंने 20 ईंटें चढ़ाए, 20 ईंटें चढ़ाने का कितना रुपये मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। ये आंसर आ गया। बताओ भैया, कोई डाउट है? चले आगे बढ़ा जाए। समझते चलना एक एक प्रश्न को। लाजवाब प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ये श्रृंखला बंद नहीं होगी। खतरनाक प्रश्नों से मैं आपके पेपर को विदा करा दूंगा। कितने भी खतरनाक पूछेगा, आपके पास एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। हम देखते हैं आपका पेपर कैसे नहीं निकलता। आइए अगला, फिर बहुत अच्छा प्रश्न है, लोअर पीसीएस 2022 का एक खतरनाक प्रश्न है। कह रहा 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। भैया ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, खतरनाक है। जल्दी से एक बार कमेंट करो अगर आप लगा लेते हो, नहीं लगा पा रहे हो तो बताओ, फिर बताते हैं। अच्छा प्रश्न है, लाजवाब है, शानदार है, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो इस प्रश्न को लगाओ। जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले गुणकों की संख्या निकालते हो। सबसे पहले गुणकों की संख्या निकालते हो। गुणनखंडों का संख्या का मतलब ही है गुणकों की संख्या निकालना। ठीक है, निकालो जल्दी से गुणकों की संख्या। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी गुणकों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो पहले सबसे पहले हम संख्या का फैक्टर करते हैं। जैसे कोई नंबर दिया जाए तो हम उसका फैक्टर कर लें a × b × c।
जितने भी नंबर में फैक्टर हो हम उसका फैक्टर कर लें, फिर उस संख्या में गिन लें कि a कितनी बार आया। जैसे a हमने कह दिया p बार आया, फिर हमने कहा b कितनी बार आया, हमने कहा b जो है q बार आया, फिर हमने कहा c कितनी बार आया, हमने कहा c जो है r बार आया। सारी संख्याओं को काउंट करेंगे, सबसे पहले संख्या का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद देखेंगे कौन सी संख्या कितनी बार आई है, उसकी उतनी ही पावर लगा देंगे। पावर लगाने के बाद जब n के गुणकों की संख्या निकालनी हो, n के गुणकों की संख्या निकालनी हो, गुणकों की संख्या, फैक्टर्स की संख्या जब निकालना हो, ठीक, तो लगाते हैं 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q, पावर में एक एक जोड़ देते हैं 1 प्लस r, ठीक है, ये लगाते हैं 1 प्लस r। अब समझिए जैसे 1500 है तो 1500 का हमें फैक्टर करना, समझिएगा, सुनते जाइए। 1500 का फैक्टर मैं कैसे करता हूँ ये देखिएगा। 1500 को आप 15 गुणे 100 लिख दीजिए। अब 15 को लिख दो 5 गुणे 3 और 100 को लिख दो 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। 1500 का फैक्टर हो गया, ठीक है। फैक्टर का सबसे आसान और सिंपल यही वे है कि हम अपने माइंड में उसको दो भागों में तोड़ लें, और ऐसा तोड़ें कि वो सिंपल वे में टूटना भी चाहिए। उसका तोड़ने का तरीका भी, जैसे 1500 था, हमने लिखा 15 गुणे 100, 1500 ही लिखा है। 15 को हमने लिख दिया 5 गुणे 3 और 25 को आपको पता है 25 चौको 100, 25 को हमने लिख दिया 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2, टूट गया। अब इसके बाद हम गिनेंगे कौन सी संख्या कितनी बार आई। 5 यहाँ पे कितनी बार आई, 3 बार, उसकी पावर लगा दो। 2 कितनी बार आई, 2 बार। 3 कितनी बार आई, 1 बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणकों की संख्या निकालते हैं, तो सबकी पावर में एक एक जोड़ देंगे। 3 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। बताओ भैया जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। ये 4 गुणे 3 गुणे 2, तो गुणकों की संख्या कितनी आ गई, 24। गुणकों की संख्या कितनी आ गई, 24। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि गुणकों की संख्या बताइए, या कहता 1500 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप बताते 24, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने तरीकों से विभाजित किया जा सकता है, 2 गुणनखंडों में। तो जो गुणकों की संख्या आएगी उसका आधा कर देना, मतलब 12 तरीके से। जो गुणकों की संख्या आएगी उसका आधा कर दीजिएगा, मतलब 12 तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ाया जाए। आइए, एक खतरनाक, लाजवाब, शानदार। क्या हुआ, आज प्रश्न ज़्यादा हो गए क्या? प्रश्न ज़्यादा हो गए क्या आज की क्लास में? मुझे तो नहीं लगता यार। चलो एक तो ज़्यादा ही पढ़ लेना, तो क्या करना है। सबसे पहले ये वाला प्रश्न बताते हैं, उसके बाद वो बताते हैं। ये लोअर पीसीएस का एक आसान का प्रश्न है, इसको बता देते हैं। इसमें कुछ बताना ही नहीं मुझे। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं हैं, अगर आपके पास 1 से 100 तक की सभी संख्याएं हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हो। मतलब 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने पर 3 कितनी बार आएगा, 3 का प्रयोग कितनी बार करोगे। भैया जब भी हम 1 से लेके 100 तक की कोई भी संख्या लिखें तो प्रत्येक संख्या 20 बार आती है। बात समझो, 1 से 100 तक की हम कोई भी संख्या लिखें तो वह संख्या 20 बार आती है। ये याद रखिएगा, ये याद रखने का कॉन्सेप्ट हमने लिखाया इससे पहले एक क्लास में, हमने बहुत कुछ लिखाया था कि 1 से 1000 तक की कोई भी संख्या हो तो कितनी बार आती है, 1 से 100 में कितनी बार आती है, 1 से 200 में कितनी बार आती है। ये सब याद ही कर लीजिए, सबसे अच्छा है। 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एक क्लास में लिखाया था। तो 1 से 100 तक की में कोई भी संख्या हो तो वो संख्या 20 बार आएगी। अगर 1 से 100 तक की में कहे कि 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, तो ये बदल जाता है, बस ये 21 बार आता है। ये और सभी संख्याएं 20 बार आएंगी। जब 1 को पूछेगा तो 1 की बात जब करेगा तो 1 जो है 21 बार आएगा, बस, ठीक है। तो 1 से 100 तक की में 4 कितनी बार आएगा, या 3 कितनी बार आएगा, या 5 कितनी बार आएगा, या 6 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 9 बार। आपसे कहेगा कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने पर 9 का प्रयोग कितनी बार करोगे, तो क्या बताओगे, 20 बार। अगर वो कहेगा 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने पर आप
6 का प्रयोग कितनी बार करोगे, तो क्या बताओगे, 20 बार। बात क्लियर है सबको? बताओ, कोई डाउट है? भैया जल्दी से एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हो। अगला प्रश्न बताया जाए फिर। आइए, एक प्रश्न और रह गया, उसको बताते हैं, जल्दी से समझिएगा, ये भी एक लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को अब समझते हैं। खतरनाक, लोअर पीसीएस 2022। चलो क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक कुंड को, मतलब एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। मतलब दोनों पाइप को जब कुंड में खोला जाए या टंकी में, हम लोग टंकी की बात करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल भाषा में हमारे पास है भी, घर पे लगी हुई है, हम लोग देखते भी है ना। हमने एक टंकी में 2 नल लगा दिए, एक ए और एक बी को, और उनको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ए जो है टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और बी जो है टंकी को 45 मिनट में। पहले जब हमने ए को खोला, टंकी 36 मिनट भर गई, टंकी को खाली कर दिया। फिर हमने बी को खोला तो टंकी 45 मिनट में भर गई। अब अगर दोनों को खोलेंगे तो कम समय लगेगा साथ में ना। इन दोनों पाइपों को कुंड में एक साथ खोला जाता है। पहले हमने अलग अलग खोला तो इसको ए को लगा 36 मिनट, बी को लगा 45 मिनट। अब क्या करना, इन दोनों को इस टंकी में एक साथ खोल देना है। एक साथ खोल दी तो ए को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए, मतलब ए को कितने समय बाद बंद कर दें कि कुंड 25 मिनट में भर जाए। मतलब कुंड को 25 मिनट में भरना है और ए को कितने समय बाद बंद करना है। एक बात को समझिए, पहले हम टंकी की कैपेसिटी निकाला जाए। ए काम करता है 36 मिनट में और बी काम करता है 45 मिनट में। मीन्स दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 180। ये टंकी की क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं टंकी कितने लीटर की है, 180 लीटर की टंकी है। अगर ए इसको भरना शुरू करता है, ए 1 मिनट में 36 मिनट का काम करता है तो 36 मिनट में भरता है, मतलब इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की। मतलब ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी गिराता है तो 180 लीटर की टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा। बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी गिराता है तो 45 लीटर की टंकी 180 लीटर की टंकी भरने में 45 मिनट का समय लगेगा। जैसे ही कैपेसिटी हमारे पास आएगी आंसर आ जाएगा। अब समझिएगा, टंकी को कितने मिनट में भर जाना चाहिए, 25 मिनट में। ए नल को बंद करना है, मतलब ए एक समय पे बंद कर देना है और बी जो है, देखो दोनों को साथ में खुला गया। एक समय ऐसा आएगा कि ए नल को बंद कर दो, बी को चलने दो और टंकी 25 मिनट में भर जाए। मतलब बी जो है शुरुआत से लेके आखिरी तक खुला रहेगा। बी को तब बंद करेंगे जब टंकी भर जाएगी। मतलब बी जिस दिन आया था उस दिन से उसको ओपन कर दिया गया और उसको 25 दिन तक ओपन रखा गया जब तक टंकी भर नहीं गई। तो हम कह दें कि बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी देता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो बी को अगर बात करें, ये 4 लीटर पानी देता है तो 25 मिनट में कितना पानी भर देगा, 100 लीटर भर देगा। 25 मिनट में 100 लीटर भर देगा। बात को समझिएगा, हमने क्या किया, हमने कहा बी जो है शुरुआत से आखिरी तक काम करता है और बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, ये इसकी कैपेसिटी है। बी की कैपेसिटी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरने की। उसने 25 मिनट लास्ट तक काम किया तो बी ने कितने लीटर पानी भर दिया, 100 लीटर। अब हमारे पास टंकी कितनी थी, 180 लीटर की। तो हमारे पास काम टंकी खाली कितनी रही, 80 लीटर। अब ये 80 लीटर किसे भरना है, ये 80 लीटर भरना है ए को भरना है 80 लीटर ए को भरना है। ए भरता है 1 मिनट में 5 लीटर, कितने मिनट लगेगा, 16 मिनट। मतलब ए ने 16 मिनट काम किया, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया था। समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये काम किया कि हमने टंकी की कैपेसिटी निकाल ली। टंकी की कैपेसिटी निकालने के बाद हमने बी का टोटल वर्क निकाल लिया। बी ने टोटल काम किया, 100 लीटर टंकी को भरा है, शेष टंकी खाली रह गई। शेष टंकी जो खाली रह गई थी वो कौन भर के गया होगा, ए ने कितने मिनट काम किया, 16 मिनट। 16 मिनट में टंकी को भर दिया था 80 लीटर। तो ए को कब बंद कर दिया गया, 16 मिनट बाद बंद कर दिया गया। ये एक अच्छा प्रश्न था, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद कल फिर खतरनाक प्रश्नों के साथ हमारी मुलाकात होगी। डीआई की क्लास भी हम लोग स्टार्ट
स्टार्ट करने वाले हैं, 4-5 DI क्लास और पढ़ाएंगे। DI की नोट्स भी 1 अक्टूबर को जारी होने वाली है। जिन बच्चों को DI के स्पेशल नोट्स चाहिए वो बच्चे सभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। DI की नोट्स सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो जिन बच्चों को DI स्पेशल नोट्स चाहिए वो सभी लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे उन्हें सेंड की जाएगी। 1 अक्टूबर को DI की नोट्स जारी कर दी जाएगी। वो नोट्स बहुत ही बेहतरीन होगी, पेपर बेस होगी, क्वेश्चन छपने की संभावनाएं वहीं से होंगी। DI की 4-5 क्लासेस और पढ़ा दी जाएंगी, बहुत सारी क्लासेस पढ़ाई गई, उससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं मुझे नहीं लगता। 4-5 क्लास और पढ़ाई जाएगी, फिर नोट दे दी जाएगी, आप उससे लगा लेना, DI हो जाएगी, ठीक है। आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।